अच्छा हम लोग अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताना सर, ठीक है? यस सर, हो गया। हो गया, ओके सर, ठीक है चलो। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन, ठीक है? तो बेसिकली काम क्या है सर? कुछ नहीं, हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग इस क्लास में फॉरवर्ड्स कर लिए, फ्यूचर में ट्रेड कैसे होता है वो भी देख लिया, फ्यूचर किसके बेसिस में ट्रेड करता है, मतलब अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है वो भी समझ गए। इवन फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। हाँ सर, आप लोगों ने कल एक चीज़ देखा, इस मतलब कल नहीं, इससे पहले वाला जो फ्यूचर मार्केट का क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को दिखा है ना कि किस तरह से स्पॉट मार्केट में आपने सेम ट्रेड लेके, आपके पास 1 लाख था, आई होप कि आपको याद है, आपके पास 1 लाख रुपीज़ था और उस 1 लाख रुपीज़ कैपिटल को यूज़ करके अगर आप स्पॉट मार्केट में आते हो, जैसे यहाँ पर हम लोग टीसीएस का शेयर खरीदा था, है ना? टीसीएस का शेयर खरीदा था, टीसीएस का शेयर खरीद के हम लोगों ने जो प्रॉफिट किया वो 1 हफ्ता के अंदर विद इन 7 to 9 डेज, ठीक है, स्पॉट मार्केट में हम लोगों ने 5,500 या 5,700 का प्रॉफिट जनरेट कर पाया, ठीक है? वो भी बहुत ही अच्छा है, 8-9 दिन में 5.5% से ऊपर प्रॉफिट, मतलब एनुअल बेसिस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200-250%, 230-35%। लेकिन जब यही कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग फ्यूचर मार्केट में कर रहे थे तो वहां पर मार्जिन जमा करके आप 40-42 शेयर की जगह 250 शेयर खरीद पाए थे, याद है? हाँ सर, 2 लॉट लिए थे हम लोग। हाँ, एक लॉट 125, 125। तो फिर ये बहुत ही एक उम्दा कॉन्सेप्ट था कि क्यों लोग, मतलब पब्लिक जो मार्केट में आना चाहता है या जो मार्केट में ट्रेड करता है और भागे भागे आते हैं, बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि वो लोग भाग भाग के आता है कि नहीं स्पॉट मार्केट में नहीं, हम लोग तो फ्यूचर मार्केट में आएंगे, ठीक है? मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था लास्ट वीक का। मैं लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है, कि लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको पे ऑफ समझाऊंगा, ठीक है? मैं बस आपको लास्ट दिन को थोड़ा कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे का कनेक्शन समझ पाओ। उसके बाद मैं आपको मार्जिन एंड एम टू एम में लेके जाऊंगा, ठीक है? मार्जिन क्यों लगाया जाता है, क्या किस तरह से मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा चर्चा का विषय रहेगा आज के इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में, ठीक है सर? अगर इतना समझ में आ जाता है डिटेल्स में तो फिर धीरे धीरे हम लोग पकड़ बना लेंगे सर, ठीक है? टॉपिक में सब्जेक्ट में पकड़ बना लेंगे, ठीक है? चलो, तो सिचुएशन क्या था फटाफट देखो। सर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, मतलब ये एक ट्रेडर के पास है, आपके पास हो या आपके क्लाइंट के पास। ध्यान से सुनना, जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, मतलब एडवाइजरी के तौर पे इक्विटी ये जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसके पीछे हम लोगों का दो मकसद है ना? आप लोग जानते हो, जो जिनको एनआईएसएम का एग्जाम क्रैक करके मार्केट में जाके जॉब करना है, मतलब सेबी का एग्जाम क्रैक करके, वो क्लाइंट को हैंडल करेगा। खुद का काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट हैंडल करोगे तो क्लाइंट को बेनिफिट देना है, क्लाइंट को बेनिफिट देना है, क्लाइंट को प्रॉफिट देना है, ठीक है? अगर क्लाइंट को प्रॉफिट देते हो तो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा, आपके कंपनी को ब्रोकरेज जनरेट करेगा और कंपनी भी आपको सर पे उठा के रखेगा, ठीक है? और आप टॉप क्लास बॉस बन जाओगे, ठीक है? लेकिन सवाल ये उठता है सर कैसे होगा और किस तरह से होगा? तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप अपने क्लाइंट को फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में लाओगे, ठीक है, तो आप क्यों उनको बोलोगे कि भाई फ्यूचर मार्केट में लाना है? स्पॉट मार्केट में वो जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में वो क्यों आएगा, ठीक है? अगर वो खुद से आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहता तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, ठीक है? इट्स अ वेरी बिग थिंग सर, ठीक है? जब आप लोग किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना, से फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल, से फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग ब्रांड जो मार्केट में इस तरह का काम के लिए बहुत ही मतलब जाने माने जाते हैं सर। इनका एडवाइजरी ग्रुप जो होते हैं हमेशा काफी मतलब बड़ा माना जाता है, मतलब इंडिया में दे आर वेरी फेमस इवन ऑल्सो इन इंटरनेशनल एरिया, ठीक है? ठीक है सर, वो सब तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि आप स्पॉट मार्केट में क्लाइंट को जरूर बोल सकते हो, वो खुद से भी कर सकता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? सर आपके पास क्या क्लाइंट के पास 1 लाख है, अब 1 लाख में स्पॉट मार्केट, मतलब स्पॉट मार्केट इन द सेंस जो मार्केट हम लोग लाइव में देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मानो येस बैंक,
ठीक है। यस बैंक अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ये स्पॉट मार्केट है, ठीक है। अच्छा, इसी मार्केट को देखते हुए आप यहाँ पर जो भी कंपनी का फ्यूचर जनरेट करोगे तो फ्यूचर में होगा। से फॉर एग्जांपल ये देखो सर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, यहाँ पर आपको यस बैंक दिख रहा है, ठीक है। ये देखो यस बैंक, यहाँ पर देखो यस बैंक का कुछ और दिख रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर का कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है। पर यस बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको HDFC में दिखा देता हूँ। अगर आप HDFC में देखोगे, HDFC लाइव, ठीक है। अच्छा, HDFC में भी आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये HDFC फ्यूचर क्लिक करोगे तो आपको HDFC फ्यूचर भी दिखाई देगा। हमारे लोग का TCS का एग्जाम्पल बेस्ट है, बाद में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। TCS दिखते ही देखो, TCS वो सभी मिल जाते हैं सर, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। TCS जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, आप दिखाई दे रहे ना आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब हर कंपनी का ऐसे ही जैसे प्रेजेंट मार्केट होता है वैसा ही फ्यूचर मार्केट होता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि आप या आपका क्लाइंट, ठीक है, वो प्रेजेंट मार्केट में मतलब स्पॉट मार्केट में जा सकता है, ठीक है, और वो फ्यूचर में भी जा सकता है सर। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि स्पॉट मार्केट को छोड़ के फ्यूचर मार्केट में क्यों जाना, ठीक है। और वही चीज मैं लास्ट दिन आपको समझाया था कि क्यों जाना, और उसका मैं एक समरी अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था खेल। सर हमारा एक फ्यूचर स्पॉट मार्केट में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को 15 दिसंबर में यूज किया था, और उसी को जब हम लोग 15 दिसंबर को फ्यूचर में कन्वर्ट किया, मतलब 15 दिसंबर में स्पॉट में ना जाके अगर कोई क्लाइंट फ्यूचर में जाता है तो वो क्या फायदा करता है। उसके लिए शेयर का दाम वही होता है जो प्रेजेंट मार्केट में था, वही दाम में वो फ्यूचर मार्केट में भी बाई किया। कब कब किया सर? 15 दिसंबर 2014 को। क्वांटिटी यहाँ पर 42 शेयर का खरीदा था। यहाँ पर लॉट साइज के हिसाब से हम लोगों ने देखा था, एक लॉट का 125, तो दो लॉट का 250 टोटल शेयर उन्होंने ले लिया था। बिकॉज वहां पर मार्जिन जमा करके, ये देखो फ्यूचर मार्केट में मार्जिन जमा करके 82,670, लेकिन यहाँ पर कोई मार्जिन सिस्टम नहीं है, आपका पूरा कैपिटल जो है वो पूरा कैपिटल यूज करके आपको करना पड़ा। यहाँ पर कोई मार्जिन कॉन्सेप्ट नहीं करता है, नो एप्लीकेबल। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर लॉट, नो एप्लीकेबल, ठीक है। कोई मार्जिन नहीं, कोई लॉट नहीं, आप अपने मर्जी से जितना खरीद सकते हो। इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, तो हम लोगों ने यहाँ पर हिसाब करके देखा था, 1 लाख रुपए में आप 2362 पर शेयर करके 42 शेयर परचेज कर सकते हो। सर ये सब बात लास्ट क्लास का बातें हैं, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं सर? बोलो सर, बोलो। यस सर। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मार्जिन डिपॉजिट करके हम लोग वही कॉन्ट्रैक्ट को 1 लाख की जगह 82,670 जमा करके हम लोग 42 शेयर की जगह 250 शेयर खरीद लिए, 250 शेयर, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर मार्केट में क्या बेनिफिट हो गया, 42 शेयर की जगह आप 250 शेयर में ट्रेड लिए, है ना। अच्छा, 42 की जगह 250, जब आपने खरीदा तब आपका वैल्यू पड़ा था नॉर्मल मार्केट में 1 लाख, लेकिन वही चीज जब आप फ्यूचर मार्केट में करते हो तो आपका वैल्यू पड़ जाता है 5,90,500। आपका बाइंग वैल्यू वही है, लेकिन मजा का बात क्या है, स्पॉट मार्केट में आपको बाई करने के लिए 1 लाख ही खर्चा करना पड़ेगा, बट फ्यूचर मार्केट में आपको बाई करने के लिए 5,90,500 के लिए यू डोंट नीड टू मतलब आपको मतलब आपके पॉकेट से, ठीक है, यू डोंट नीड टू स्पेंड 5,90,500, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन पे ओनली मार्जिन मनी। क्लियर है सर बात? बोलो। ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर। अब आगे देखिए सर, अब ये तो बस लास्ट वीक का मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, मतलब लास्ट वीक जो हम लोगों ने किया था उसको बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अब सेल का दिन आ गया, हम लोगों ने परचेस किया था 15 दिसंबर को, और हमारा एक्सपायरी था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये एज फ्यूचर मार्केट में एक्सपायरी होता है, प्रेजेंट मार्केट में कोई एक्सपायरी नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सर, प्रेजेंट मार्केट में देयर इज नो एक्सपायरी, बट फ्यूचर मार्केट में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज एक्सपायरी। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एक्सपायरी। तो फ्यूचर मार्केट का एक्सपायरी डेट को ही हम लोग स्पॉट मार्केट में भी कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट में 24 दिसंबर एक्सपायर होगा, तो हम लोग 23 दिसंबर को सेल करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि शेयर का दाम 2519 हो गया, परचेज प्राइस था 2362 और शेयर का दाम हो गया 2519, तो हम लोगों ने प्रेजेंट मार्केट में भी उसको सेल करने का सोचा।
तो अगर हम यहाँ पर सेल कर रहे थे तो हमारा सेल वैल्यू हो रहा था 1,05,798। कैसे मिला था? 42 शेयर 2519 करके, 2519 करके। सिमिलरली जब हम फ्यूचर मार्केट में सेल करते हैं तो हमारे पास 250 शेयर था और हमारे पास 2519 करके एक शेयर का दाम है, तो 6,29,750 हमारा टोटल सेल वैल्यू होता है। तो प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने जितना सेल करके मिला प्रेजेंट मार्केट में 1,05,798 और इधर 1 लाख, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने 5,798 का प्रॉफिट कर दिया। ये प्रेजेंट मार्केट में 9 दिन में हमने प्रॉफिट किया। ये भी कुछ खराब नहीं है, कुछ क्या मतलब ये भी बहुत उम्दा है और इसमें रिस्क लो है। ठीक है, रिस्क लो है, आपका कैपिटल अमाउंट जो है वो डूबने का चांसेस कम है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको जल्दी में थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा करना है तो फ्यूचर मार्केट आपको वो हेल्प करता है। और जो क्लाइंट जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहता है, आप जल्दी उनको स्पॉट मार्केट की जगह फ्यूचर मार्केट में ही सजेस्ट करोगे, एडवाइस करोगे या गाइड करोगे। ठीक है, तो सर 6,27,50 एंड 5,90,500, तो आपने देखा कि आपने 9 दिन में 39,250 प्रॉफिट करवा दिया, खुद के लिए हो या फिर अपने क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 9 दिन में अगर आप प्रेजेंट मार्केट में देखो तो 5.79% का प्रॉफिट किया, जिसका एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है 235%। लेकिन यहाँ पर आपने 47% प्रॉफिट किया, जिसका एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है 1925%, मतलब 1925%, जो सुनने में बड़ा ही ताजुब लगता है। बट एक चीज है सर, ये प्रॉफिट इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट इसका कुछ रिस्क एरिया भी है ना? इसका रिस्क एरिया भी है जो मैंने आपको डिस्कस किया लास्ट वीक या लास्ट क्लास सर बेसिकली। हाँ बोलो सर। सर जो प्रॉफिट अर्न है ये क्या बोलते हैं फ्यूचर मार्केट का, यहाँ पर हम्म, 6,29,000 है। तो सर बट हम लोग तो 5 लाख पूरा तो इतना हम लोग देते नहीं है ना अपना नहीं कैपिटल, हम लोग तो नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है देने का। तो हम लोग तो सिर्फ मार्जिन अमाउंट देते हैं। हाँ, आप मार्जिन जमा करके ही आपको ये प्रॉफिट मिल तो जाएगा। सर मतलब ये जो 6 लाख है, हम्म, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर का जो पूरा अमाउंट आ रहा है ना, 250 इंटू जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर है, हाँ हाँ, और ये माइनस जो आप करें 5 लाख, ये कहाँ से आ रहा है? ये 250 इंटू 2362 बाइंग प्राइस था आपका 250 शेयर का। 2519 था ना दाम? 2519 पे तो सेल किए, बाई अच्छा कितने अच्छा, में किए थे? अच्छा अच्छा, बाई 2362 में किया। ठीक है सर। भूल गए? ये देखो, हम्म, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। आपको इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। हाँ लेकिन सर इसमें मतलब इंटरेस्टिंग खेल कहाँ है, इसमें एक रिस्क है। इसमें रिस्क ये है कि आपका मार्जिन टोटली खत्म हो सकता है अगर आपने गलती कर दिया तो। इसलिए मैंने आपको लेवरेज कैलकुलेशन सिखाया था, याद है ना? लेवरेज कैलकुलेशन आप लोगों ने हाँ देखा सर। था कि सर टोटल वैल्यू अगर एक लॉट के लिए हिसाब करें फ्यूचर मार्केट में, ऑब्वियसली फ्यूचर मार्केट आपको बहुत जल्दी पैसा वाला बना सकता है, इट्स ट्रू। बट जल्दबाजी में जब बहुत लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना, ठीक है, जल्दबाजी में जब बहुत ग्रीडी हो जाते हैं तब वो मुश्किल में डाल देता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी करके इसको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर बेसिस में आप खुद के लिए करते रहो। ठीक है, अब क्लाइंट हैंडल करने के टाइम पे, ब्रोकरेज जनरेट के टाइम पे अलग बात, वो कंपनी आपको समझा देगा, वो अलग बात है। बट जब एक इंडिविजुअल के तौर पे सोचो कि भाई प्रॉफिट दिलवाना है, खुद से करना है, या क्लाइंट को भी अपना अच्छा क्लाइंट है उसका प्रॉफिट करेंगे तो वो बार बार मेरे पास आएगा, तब भी ध्यान से करना चाहिए। श्योर शॉट एनालिसिस के साथ ही आपको लेवरेज करके ही करना चाहिए। एक चीज आप लोगों ने मैंने बताया था कि लेवरेज क्या हुआ था सर, एक लॉट का दाम क्या था फ्यूचर मार्केट में? पॉइंट टू बी नोटेड सर, फ्यूचर मार्केट में एक लॉट का वैल्यू क्या था? 259,250। ये सर नो, ये वन लॉट का प्राइस है। मतलब मैं बोल रहा हूँ वन लॉट का दाम कितना था? 125 शेयर हाँ, इंटू 2362। 2362। तो फिर आपका एक लॉट का वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,59,250। इसके लिए आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 41,335। ठीक। याद है ना? 14%, 14% मार्जिन है ये, है ना? तो सर ध्यान से देखो यहाँ पर एक बात, कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 1:7.14, मतलब आप इसको डिवाइड करोगे इसको, ठीक है,
तो फिर आपको 7.14 मिलेगा। तो ये 7.14 क्या रिप्रेजेंट करता है? 7.14 रिप्रेजेंट ये करता है, या 1:7.14 का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 टका है तो आप 7 टका 14 पैसा 7.14 रुपीज का शेयर परचेस कर सकते हो टीसीएस का। ठीक है। सिमिलरली अगर इसको बड़ा एंगल से देखें तो 259250 अमाउंट का शेयर आप खरीद पा रहे हो 41335 में। ठीक है सर, इससे ये पता चलता है कि इतना अमाउंट के लिए आप जितना कम पे करोगे उतना ज्यादा रिस्क। आप बात समझ रहे सर? 259250 के लिए अगर 41335 की जगह अगर आप उससे भी कम अमाउंट पे करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, अगर सेम अमाउंट के लिए मैं सिर्फ 7000 देता मार्जिन के तौर पे, तो ये हाई रिस्क हो जाता। क्यों सर? एक तो सर आप इतना बड़ा वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ 7000 ही दे रहे हो। अच्छा तो लग रहा है एज ए ट्रेडर, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि इतना वैल्यू के लिए सिर्फ 7000, लेकिन इसमें रिस्क भी आपका 42.17 टाइम्स है। सर मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा भयंकर चिंता में आ सकते हो। कैसे? इसलिए हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था लेवरेज में कि दिस इज क्लियरली अ वेरी हाई लेवरेज रेशियो। वन विल लूज ऑल हिज कैपिटल इफ टीसीएस फॉल्स। देखो सर, जब हम लोगों ने ये जो लेवरेज का टाइम्स है इसको जब हम लोग 1 से डिवाइड कर दिए 41.17 और 42.17 को, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट 2.3% का इसका मतलब बेसिकली लेवरेज है। ठीक है, इसका मतलब है कि टीसीएस का शेयर 2362 से अगर थोड़ा सा 2.3% नीचे आ जाता है ना, आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो मार्जिन वैल्यू है, बिकॉज 2.3% नीचे आना किसी शेयर के लिए अप एंड डाउन करना इट्स नॉट अ बिग डील। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हो? 2-2.5%, 3% शेयर गिरना किसी दिन में ये बहुत बड़ा डील नहीं है ना सर, बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन इसमें आपको क्या फायदा था फिर 14% के केस में? सर 14% अप एंड डाउन होने में समय लगता है। 14% अप या 14% डाउन, इट्स टेक टाइम, इतना जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत खराब दिन रहने से शायद ऐसा होगा कि कोई शेयर 2362 से 14% नीचे गिर गया है। इट्स अ वेरी ह्यूज मैटर। ठीक है, तो ये रिस्क लेना काफी कंट्रोलिंग है, बट ये रिस्क बहुत ही लेस कंट्रोलिंग है, मतलब आपके हाथ से छूट सकता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज, लिवरेज का परसेंटेज आपको ये सिखाया था कि जितना ज्यादा रिस्क आप लोगे, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, जैसे ये आपका रिस्क था, आप 42 टाइम्स रिस्क ले रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 2.3% पे अगर आपका शेयर का दाम इधर उधर हो जाता है, आपका कैपिटल साफ हो सकता है। ठीक है, जब आप ज्यादा अमाउंट के लिए, ज्यादा वैल्यू के लिए कम पे कर रहे हो। ठीक है, और ज्यादा वैल्यू के लिए अगर आप एक रिजनेबल पे कर रहे हो जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो ये रिस्क अमाउंट फिर भी समझ में आ जाता है। मतलब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि 1 टका ट्रेडिंग में रहने से 7 टका का टीसीएस खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे ये भी रिस्की है, बट फिर भी ये कंट्रोल लेवल रिस्क है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या मतलब हो जा रहा है, यहाँ पर मतलब ये हो जा रहा है कि अगर आपका 42.17 का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में 1 टका रहने से, ठीक है, आपके अकाउंट में 1 टका रहने से आप 42 रुपीज का शेयर खरीद सकते हो टीसीएस का। समझ रहे सर, कहाँ 7 टका और कहाँ 42 टका? बात समझ में आ रहा है? सर लिवरेज मीनिंग तो एक्चुअली उद्देश्य है ना? नहीं नहीं, लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। ओके ओके लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। ओके, ओके। तो आप मुझे ये बताओ प्रिया कि 1 टका 1 रुपी से 42.17 का प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा रिस्की है कि 1 रुपी में 7 रुपीज का शेयर खरीदना ज्यादा रिस्की है? सर एक बार और बोलिए। आपके पास 1 टका है, आपको आपके यस पास सर। यू हैव 1 रुपी ओनली, ओके और एक शेयर मार्केट में 7.14 करके चल रहा है। ठीक है, ओके और और वही शेयर मार्केट में एक बार 42 रुपीज करके चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि 1 वन रुपी में, हाँ वन नहीं नहीं रुपीज का क्या फायदा है? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा बात नहीं समझे कि 42 टका का एक प्रोडक्ट यस सर। 1 टका में परचेस करना, ठीक है, मतलब बाकी हाँ अमाउंट आपको देना है, मतलब ये 42.17 का एक प्रोडक्ट
₹1 में परचेस करना, ये रिस्की साउंड कर रहे हैं कि ₹1 का प्रोडक्ट, 7 टका का एक प्रोडक्ट 1 टका में परचेस करना ज्यादा रिस्की साउंड कर रहा है। 7 টাকা का টাকার একটা প্রোডাক্ট 1 টাকায় কিনতে পাচ্ছিস, আর হ্যাঁ 42 টাকার একটা প্রোডাক্ট 1 টাকায় কিনতে পাচ্ছিস, রিস্ক কিসে মনে হচ্ছে বেশি? তো এটাই ভাব রে। 42 টাকার প্রোডাক্ট 1 টাকায় কেনাতে রিস্ক মনে হচ্ছে। यस एग्जैक्टली, वही कॉमन सेंस जनरेट करो। 42 का चीज 1 टका में मिल रहा है, मतलब रिस्क यहाँ ज्यादा होने का चांसेस ऑब्वियसली है, और वो कैसे हो रहा है वो आपको मैं बताया, ठीक है। यस वो सर। इसलिए वो ये देखो, मतलब इसका कंसेप्ट यहाँ पर ऐसा था कि टीसीएस का शेयर अगर 2.3% में भी इधर उधर होता है ना, 2-3% इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है सर। मार्केट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, 2-3% तो मतलब सेकंड का खेल है, ठीक है, सेकंड का खेल है। आपका शेयर का दाम कभी भी किसी भी मूवमेंट में नीचे गिर के 2% चला जाएगा, और फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि पैसा कहाँ से बचाए, ठीक है, बचाने का जगह ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर। मैं ये बात लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं इस क्लास में फिर से बताया इसीलिए ताकि आपको मैं कनेक्ट कर पाऊँ। नॉर्मली सर मैक्सिमम अगर कोई इंसान 1:10 का लेवरेज और या 1:12 तक का लेवरेज करता है तो ये कंट्रोल लेवल है, ठीक है, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं करना चाहिए, मतलब सजेस्टेड नहीं है सर। 1:10 का मतलब है कि 10 टका का प्रोडक्ट 1 टका में खरीद पाना, आई होप यू अंडरस्टैंड। 10 रुपी वैल्यू का कोई प्रोडक्ट 1 रुपी में परचेस कर पाना, या 12 रुपीज का कोई प्रोडक्ट 1 रुपी में परचेस कर पाना, मैक्सिमम इतना लेवरेज कंट्रोल लेवल है। मतलब अदरवाइज सर हाँ बोलो सर। एक शेयर का दाम 10 रुपए है ना, बट वो मिल रहा है अभी 1 रुपया में। हाँ मतलब ये एक्चुअली इसको प्रोपोर्शनेट किया गया, इसको प्रोपोर्शनेटली बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 2 लाख 2,95 250 का शेयर जब आप 7,000 में ले रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि 42 रुपीज का एक शेयर आप 1 टका में ले रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये प्रोपोर्शनेटली समझा जा रहा है, 2,95 250 का एक शेयर आप 41,335 में ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 7 रुपी का एक शेयर आप 1 रुपी में ले रहे हो। आप बात समझ पा रहे ना, मतलब जब इसको आप 1 के एंगल से सोचोगे तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया ना, ये 1 के एंगल से सोचना सिंप्लीफाइड हो गया, आप आराम से समझ पा रहे हो इसको। तो वही बोला जा रहा है कि एज पर स्टॉक मार्केट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जो लोग मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं उनके हिसाब से ये देखा गया है कि अगर 1:10 या 1:12, दैट मीन्स मैक्सिमम 10 से 12 टका का वैल्यू का कोई चीज अगर आप 1 रुपी में परचेस करते हो, ये रिस्क कंट्रोलेबल है कॉम्पेरेटिवली, ठीक है। 42 बहुत ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है सर। ये जो मैं लास्ट वीक का चर्चा फिर से कर दिया। फ्यूचर पे ऑफ क्या है, ध्यान से सुनना सर। फ्यूचर पे ऑफ सर, मेरे को सुमित का आवाज नहीं आ रहा है, सुमित कनेक्टेड है क्या? है दादा। ओके सर, देखो फ्यूचर पे ऑफ कैसे होता है। इमेजिन व्हेन आई बॉट टीसीएस फ्यूचर, हमारा एग्जांपल टीसीएस से ही चल रहा है स्टार्टिंग से, तो मैं टीसीएस में ही बात बना रहा हूँ। व्हेन आई बॉट टीसीएस फ्यूचर्स द एक्सपेक्टेशन वाज दैट टीसीएस स्टॉक प्राइस वुड गो हायर। क्या बोलते हो? जब हम लोगों ने टीसीएस को 2362 में फ्यूचर मार्केट में बाई किया, 125 शेयर या फिर 2 लॉट, या तो दो लॉट या तो 1 लॉट, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा? प्लीज टेल मी। मार्केट बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा, है ना। दिसंबर में ले रहा था और ये उम्मीद था जनवरी ऑनवर्ड्स धीरे धीरे मार्केट वो बढ़ जाएगा, तो मार्केट में मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सर जैसे हम लोग लॉट में खरीदते हैं, जैसे टीसीएस का एक लॉट पे 125 शेयर है, ठीक है, और उसका टोटल आ रहा है 2362 समथिंग आ रहा है, ठीक है। 2362 एक शेयर का दाम है, एक शेयर का दाम है, बट हम लोग 125 उसको खरीद रहे, 125 लॉट खरीद रहे। टोटल कितना हो रहा था? 5,90,000 करके देखो। 5,90,000 जो आ रहा है, बट हम लोग तो मार्जिन अमाउंट 83 समथिंग रख रहे थे अपने डीमैट अकाउंट में। और अगर हम लोग का वो शेयर का दाम अगर बढ़ जाता है और उसको अगर हम लोग सेल आउट कर देते हैं, तो जितना टोटल होगा उतना हम लोग को मिल जाएगा कि उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। चलो वही तो सिखाना है, फ्यूचर पे ऑफ यही है, चलो दिखाओ। वही तो सिखा रहे हैं सर, चलो देखो तो पहले मेरे साथ साथ चलो सर।
टीसीएस का प्राइस बढ़ेगा, इसी सोच के साथ 2362 में 15 दिसंबर को हम लोगों ने बाई कर लिया था, है ना। 2362 में हम लोगों ने बाई कर लिया। आई वुड फाइनेंशियली बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, है ना। हम लोगों को अगर प्रॉफिट होता है, अगर फ्यूचर में 2362 से ये दाम बढ़ेगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन, तो फिर हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, इसमें तो कोई दौराय नहीं है, फ्रॉम द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। बट व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टीसीएस स्टॉक प्राइस वेंट डाउन, अगर दाम बढ़ने के बजाय इसका दाम घट जाता है ना। सारा चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये मार्केट है सर, मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, ठीक है। लेकिन मार्केट का मर्जी समझना आपका अकेला का बस का बात नहीं, मतलब मार्केट में सिर्फ आप नहीं हो सर, मार्केट में आपके अलावा और भी लोग हैं, है ना। तो सभी कोई मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है, ये एक बहुत बड़ा बात है सर, ठीक है। जैसे कि आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ तब से, ये टीसीएस का चार्ट में आ गया सर, अभी ये रिसेंट चार्ट है टीसीएस का। तो ये देखो सर, ये अगर आप मिनट के हिसाब से भी देखोगे, ये देखो मार्केट में इसका अप एंड डाउन देखो, ये आज का डेटा है, ठीक है। तो ये 3334 के तरफ अभी थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर आज जब स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 9:15 को, फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, थोड़ा सा फिर से रिकवर किया है। तो मोटा मोटी ऐसा देखा जा रहा है कि आज सुबह से ये 3353 से 3328 के बीच में इसका मोटा मोटी चला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हाई लो क्लोज कितना क्या चला है, ये मैंने मिनट का ओपन किया। अब ये मार्केट अप होगा डाउन होगा, ठीक है। ये देखो अभी रेड था, अभी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अभी ये ग्रीन रेड का ना खेला चलता है, जो हम लोग नॉर्मली कहाँ सीखते हैं सर, टेक्निकल एनालिसिस के क्लास में, ठीक है। प्रिया मुझे पूछ रहा था स्टार्टिंग में, सर ये जो टेक्निकल क्या है, सर यही है टेक्निकल, ठीक है। यही सब चीज हम लोग टेक्निकल के क्लास में वेडनेसडे एंड फ्राइडे सीखते हैं, बुझली प्रिया। यस सर। ठीक है, उसमें क्या सीखा जाता है, ये जो मार्केट अप एंड डाउन होता है ना, ये क्यों अप एंड डाउन होता है, और इसको कैसे समझ पाएंगे सर, आगे का मार्केट अप होगा कि आगे का मार्केट डाउन होगा, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर डाउन गया है, ठीक है, फिर से ये मार्केट अप होगा, कितना होगा, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करने का कैंडल स्टिक्स बोलते हैं इसको। तो अलग अलग कैंडल को समझ के मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, कंपेयर करने का मौका मिलता है। यस सर। सर इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या ऐसे होने से? फर्क ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, मतलब शेयर बढ़ेगा घटेगा, यही तो समझना है आपको। ओके सर। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट बढ़ जाएगा या शॉर्ट टर्म मार्केट गिर जाएगा, ये आपको कैंडलस्टिक से फर्क मतलब 100% समझ में आ जाता है, अगर आप समझ पाते हो तो, मतलब सीख पाते हो तो। अगर सीख जाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। सर बोलो। टीसीएस का एनएसई का वेबसाइट है, वो जो ग्राफ दिख रहा है। हाँ बोलो। ये वाला ग्राफ कैसे मिले हैं आपको? टीसीएस का एनएस से सर्च करने से मिल गया ग्राफ? नहीं, ये एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो डीमैट अकाउंट होता है ना सर, आप लोग जब अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ऐसे लाइव मार्केट का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अकाउंट ओपन कर लोगे, जैसे मोतीलाल है, ठीक है, मोतीलाल का सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। अगर मान लीजिए आप इसका मतलब आप यहाँ से ओपन किए हैं? हाँ ठीक है, ये मैंने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ओपन। सर्च करने से नहीं दिखाई देता ना, इसमें आपको लाइव नहीं दिखाई देगा, कुछ है सॉफ्टवेयर फ्री में दिखाते हैं, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, स्क्रीनर बोल के, ठीक है। बट ऑथेंटिक तो यही होता है जो आपका डीमैट अकाउंट होल्डर जहाँ पर आपका है, लाइक मोतीलाल, जीरोधा, अपस्टॉक, मतलब वो लॉगिन करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली सर, लॉगिन करना दिखाई देता है ऐसे। हाँ, उसके बाद आप ये सब जब समझ जाओगे तब आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ये अप एंड डाउन हो रहा है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आप लोग सीखने के बाद समझ। आप जीरोधा का अकाउंट ओपन किए हैं क्या? हाँ, ये जीरोधा का एक अकाउंट है, वहां पर ओपन किया, ठीक है। सिमिलरली मोतीलाल के अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह में आपको एक ही चीज दिखेगा, बट अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है सभी का। ठीक है सर, समझ गई मैं। ठीक है, अच्छा, तो फ्यूचर पे ऑफ, अब अभी समझो, आराम से समझो सर, फ्यूचर पे ऑफ क्या है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में, बट व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ गोइंग टीसीएस स्टॉक प्राइस वेंट डाउन, हो सकता है कि 9 दिन में 2362 में शेयर का दाम 2519 तक गया था,
ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 दिन में वो 2362 से 2200 की तरफ चला गया, ऐसा भी हो सकता है ना। अब क्वेश्चन इज दैट आई वुड ऑब्वियसली मेक ए लॉस, अगर ऐसा होता है तो हमारा लॉस हो जाएगा, यस और नो? यस सर। थिंक अबाउट इट आफ्टर इनिशिएटिंग ए फ्यूचर ट्रेड, ठीक है। जब आप एक फ्यूचर ट्रेड इनिशिएट करते हो उसके बाद आपको ये समझना चाहिए एट एवरी प्राइस पॉइंट, हर एक प्राइस पॉइंट पे आई वुड आइदर स्टैंड टू मेक ए प्रॉफिट और लॉस। हर प्राइस पॉइंट पे या तो मैं प्रॉफिट करूंगा या तो मैं लॉस करूंगा। कैसे? 2 मिनट रुक जाओ। Payoff structure of a future transaction simply highlight the extent to which I either make a profit or loss at various possible price points. बहुत सारा प्राइस पॉइंट से गुजरना पड़ता है एक फ्यूचर एग्रीमेंट को, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट लॉस करते जाते हो, या तो प्रॉफिट करते हो या तो लॉस करते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे वो 1 वीक का 9 डेज का था। To understand the payoff structure better, let us build one of the TCS trade. Remember, it is a long trade initiated on 2362 16 December को. After initiating the trade by 23rd December, the price of TCS can go anywhere. 16 दिसंबर को हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, ये जो डेट है ये 16 दिसंबर का ट्रेड है, ठीक है। अब 16 दिसंबर से अगला 23rd दिसंबर तक TCS का प्राइस कहाँ कहाँ जा रहा है, आइदर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। Hence while building these structures पे I will assume various possible price point situations that can pay out by 23rd December and will analyze the profit and loss situations and each of these possibilities. In fact, ये टेबल देखो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि एवरी डे क्या हो सकता है। मार्केट में एंटर करने से बाद आपको हमेशा ऑलवेज कुछ ना कुछ प्राइस पॉइंट से गुजरना पड़ता है। पैनिक होने का जरूरत नहीं होता, आपको बस अपने फ्यूचर के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने 23rd दिसंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपने प्राइस कितने में बाई कर लिया था सर? हम लोग ये जो न्यू एग्जांपल बनाए इस पे आपका बाइंग पॉइंट क्या है? 2362। हेलो बोलो सर, जल्दी बोलो। 2362 ना हमारा बाइंग पॉइंट। ओके, तो सर 2362 में हम लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है। 250 शेयर जैसे था वैसा ही, या तो 125 या तो 250 जो भी है। अब आपका प्राइस पॉइंट 23rd दिसंबर को मतलब 16 दिसंबर से जर्नी चालू हुआ, 23rd दिसंबर में जाके आपका शेयर का दाम 2160 भी हो सकता है। अरे हो सकता है, ये सुन लो, मार्केट तो अप एंड डाउन हो रहा है ना सर। देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर यस सर, कितना बार मार्केट अप हुआ है, कितना बार मार्केट डाउन हुआ। तो हो सकता है इसके पीछे रीजन है, मार्केट अप एंड डाउन के पीछे भी रीजन होता है, ठीक है। वो तो टेक्निकल के क्लास में आपको समझ में आएगा कि मार्केट अप एंड डाउन कैंडल्स के थ्रू से या ट्रेडिंग के थ्रू से कैसे कैसे होता है। साथ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बोलो सर। सर वो जो आप थोड़ा वो चार्ट से समझा रहे थे ना, वहां से थोड़ा समझा देंगे। मेरा नेट का फिर से प्रॉब्लम हो गया था। मैं चार्ट से समझ, हाँ वही वाला जो आप स्टार्टिंग 2362 से आपका शेयर का दाम 2160 पे भी आ सकता है। 16 दिसंबर ने आपने बाई किया, 2160 में आपका शेयर 23rd दिसंबर को आ गया, ठीक है। 9 दिन की ये जो जर्नी है, 8 दिन का 7 दिन का 7 डेज में आपका शेयर नीचे आ गया, तो आपका कितना लॉस होगा? 202। देखो सर ये रेड में है, नेगेटिव में ब्रैकेट में है, 202 भी है और ब्रैकेट में है, मतलब ये आपका लॉस है सर। 2362 में बाई किया, 23rd दिसंबर को अगर ये 2180 हुआ तो आपका 182 का लॉस है। अगर ये 2200 हुआ तो 162 का लॉस, अगर 2220 हुआ तो 142 का लॉस, 2240 हुआ तो 122 का लॉस, 2260 हुआ तो 102 का लॉस, 2280 हुआ। गिर ही रहा है ना। हाँ मैं यहाँ पर अलग अलग ये बना के रखा, ठीक है, ताकि आप जैसे भी आपका प्राइस पॉइंट है वो आपको लॉस में रख सकता है ना, और साथ में प्रॉफिट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट पॉइंट मैंने यहाँ से चालू किया। अच्छा जब देखो आपने परचेस किया था 2362 में, 2360 तक मैंने सोचा कि अगर प्राइस पॉइंट 23rd दिसंबर को 2360 तक भी आता है तो भी मेरा 2 टका का लॉस है, 2 रुपीज का। लेकिन अगर यही प्राइस
2380 हो जाता है तो 18 का प्रॉफिट, अगर ही 2400 हो जाता है 38 का प्रॉफिट, 2420 हो जाए तो 58 का प्रॉफिट, 2440 हो जाए तो 78 का प्रॉफिट, 2460 हो जाए तो 98 का प्रॉफिट, 2480 हो जाए। हाँ बोलो सर। मतलब सर कि जब तक इसको मतलब वेट किए तो इसका पॉजिटिव हो गया, अगर कोई कोई नेगेटिव में भी तो बेच के निकल जाता है ना। हाँ अगर बेच के निकल जाता है मतलब निकलना पड़ता है ठीक है, अगर आपका, वही मैं आपको क्या बोला शुरू से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किधर है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो गया तो आप लॉस खा जाओगे, और कितना कैसा कैसा लॉस हो सकता है वो मैंने आपको बताया शेयर के बेसिस में, ठीक है, इतना अलग अलग सिनेरियो मैंने आपके लिए दिखाया, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रॉफिट करोगे तो 18 से लेके मैंने यहाँ पर 238 पर शेयर तक प्रॉफिट आपका हो सकता है, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आया? अब आगे सोचो, सुनो पूरा खेल सुनो तो समझ आएगा, पूरा समझ सुन लो फिर समझ आ जाएगा। अब ये चार्ट समझ में आ गया, ये टेबल समझ में आ गया, लॉस और प्रॉफिट वाला सिचुएशन। हाँ सर, हाँ सर। देखो कि ये टेबल तो ठीक है, अब टेबल से कुछ एनालिसिस करेंगे। दिस इज द वे यू नीड टू रीड दिस टेबल कंसिडरिंग यू आर बायर। मान के क्या चले हम लोग, कंसिडर करो कि आप एक बायर हो, आपने टीसीएस का शेयर को 15 दिसंबर 2014 को 2362 पर शेयर में खरीदा था। 23 दिसंबर टीसीएस अगर 2160 में है, as the table suggests, you would make a loss of 202 per share. Similarly, what would be your PL if TCS is trading at 2600? 2362 से अगर ये 23 दिसंबर को 2600 में चलता है तो भी आपको 238 पर शेयर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम दोनों लिया, मतलब मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट। अब क्वेश्चन इज दैट सर ये तो समझ में आ ही रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। इन फैक्ट if you recollect from the previous chapter we stated that if the buyer is making x profit, ठीक है, then the seller is suffering a loss of x, मतलब बायर जितना प्रॉफिट करेगा सेलर उतना ही लॉस करेगा। याद है एबीसी और XYZ का गोल्ड डीलर का केस? यस सर। ठीक है, बायर जितना प्रॉफिट करेगा सेलर एग्जैक्टली उतना ही लॉस करेगा। सो एज्यूमिंग 23 December TCS is trading at 2600, buyer makes a profit 238 per share and the seller would be making a loss of 230 per share, provided that the seller has sorted the share into 2362, ठीक है, provided that the seller has sorted the share at 2362, मतलब अगर सेलर शॉर्ट कर देता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सेलर अगर शॉर्ट कर देता है मतलब बेसिकली वो सेल कर दिया, शॉर्टिंग मतलब वो सेल कर दिया। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ, बट फिलहाल इतना समझो कि प्रॉफिट का क्या क्या सिनेरियो हो गया आपने देख लिया। Another way to look this is that the money is being transferred from the seller's pocket to buyer's pocket. अब जो बैलेंस अमाउंट है ना सर 238 पर शेयर करके 238 पर शेयर जितना शेयर है, ठीक है, 125 है तो 125, 150 250 है तो 250, ये जो वैल्यू है ये सेलर के पॉकेट से बायर के पॉकेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर शेयर में जो प्रॉफिट अमाउंट है ये आपको मैं बताया था ना सर, यहाँ पर दो तरह का सेटलमेंट होता है मेनली, या तो कैश सेटलमेंट होता है या फिर फुल वैल्यू सेटलमेंट होता है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में कैसे सेटलमेंट होता है, भूल तो नहीं गए? फ्यूचर मार्केट में सिर्फ बैलेंस अमाउंट सेटलमेंट होता है, मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट है या लॉस का पार्ट है वही उसी का सेटलमेंट होता है। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में पूरा अमाउंट का सेटलमेंट होता है, फिजिकल सेटलमेंट बोलते हैं उसको। याद आ रहा है सर मतलब फ्यूचर मार्केट में हम लोग का जो शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर का जितना अमाउंट है और हम लोग का जितना मार्जिन है और जितना प्रॉफिट है उसको माइनस करके जो आएगा वो हम लोग को मिलेगा ना सेटलमेंट करके। जी सर, जैसे यहाँ पर अपने अगर 238 का प्रॉफिट कर लिया तो 238 का अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपका जो सेलर है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आपको 238 करके जितना शेयर है उतना दे देगा, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता तो आपको देना पड़ता, और क्या, समझे सर? नहीं समझ में आया? सिंपल है ना, आपके साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब कॉन्ट्रैक्ट तो सर यहाँ पर मार्केट में हमें ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता ना फ्यूचर मार्केट में, ये भी मैंने आपको बोल के आया, ये सब स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स में यही तो सिखाया जा रहा था कि फ्यूचर मार्केट में आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, ब्रोकर का काम होता है, ठीक है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, बायर से मिलवाना, ठीक है, बायर से मिलवाना, दैट इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी और योर कंसर्न, ठीक है।
वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है, वो बायर ढूंढ के देगा सेलर को, सेलर ढूंढ के देगा बायर को, ठीक है। दे आर अ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वही काम है इनका। ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम क्या होता है? घर खरीदने जाते हो, ब्रोकर क्या करता है? हमको घर दिलवाता है। आपको घर दिलवाता है, बेसिकली आपको किससे मिलवाता है? जो ओनर रहता है। ओनर मतलब कौन? सेलर। जो घर सेलर सेल। हाँ, और आप कौन हो? बायर। बायर। तो फिर ब्रोकर का काम क्या हो गया? बीच में रह के हम लोग को मिलाना। सेलर को बायर से मिलाना, बायर को वो सेलर। सेलर से मिलाना। ठीक है, यही है ब्रोकर का काम, हर जगह में कॉमन है, ठीक है। बस ये स्टॉक मार्केट है थोड़ा सा क्या बोले सर, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, काफी ज्यादा, थोड़ा नहीं, वेरी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से है, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड और एज वेल एज टेक्निकल मैटर, सॉफ्टवेयर मैटर, टेक्नोलॉजिकल मैटर, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू से प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है, ठीक है। डिजिटल है सर, आज के डेट में सब कुछ डिजिटल है। और ये जो कैंडल स्टिक्स चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखने वाले वो बैठा हुआ है, ठीक है। और उनके थ्रू से ये हो जाता है, ठीक है, वो मेंटेन कर रहा है इस सब चीजों को। ऐसा आगे देखो सर, आप प्रोसेस समझो। अच्छा, टीसीएस एज ए बिजनेस। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ मनी। मनी is generated when the value is created. For example, you have bought TCS shares from a long-term perspective. TCS as a business does well, profits and margins improve. Obviously, you as a shareholder will benefit from under appreciation in the share price. This is money creation or wealth generation. If you contrast this with future, money is not being created but moving from one pocket to another. Sir, point to be noted. जैसे कि मैं आपको बोल रहा था स्पॉट मार्केट का कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको टीसीएस से ही समझा रहा हूँ, तो टीसीएस में ही रह के बात करता हूँ, आप कोई भी शेयर को लेकर बात कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने टीसीएस का शेयर, सर आप देख सकते हो यहाँ पर सब मंथली चार्ट है ये, अगर आप थोड़ा नजर डालें, ज्यादा पुराना नहीं, अगर आप यही इसी पॉइंट में, अगर आप 2020 में भी अगर आप टीसीएस परचेज करते तो कितने दाम में परचेज करते होंगे? लुक एट सर, 1800, 1800, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे बायर होते और 2022 का आज 31 मई महीना चल रहा है, अगर आप यहाँ तक भी होल्ड करते, आज के डेट तक भी 2022 तक, तो आपने कितना प्रॉफिट जनरेट कर लिए होते? आज चल रहा है ऑलमोस्ट, आज तो थोड़ा कम में है, लेकिन ये हाईएस्ट गया था 3800 तक, ठीक है, इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने 1800 में बाई किया और 3800 में सेल कर दिया, कितना दिन होल्ड किया था? 2 साल, ठीक है। 2 years में 1800 टू 3800 कितना हुआ? 2000। अरे 2000 पर शेयर। हेलो, यस सर, ठीक है। तो 2000 पर 2000 पर शेयर। तो अगर किसी ने, अगर मैं 125 शेयर के हिसाब से ही बात करूं, तो 125 शेयर 2000 करके खरीद के बैठा हुआ था 2 साल तक, तो 2 साल में उसने प्रॉफिट कमा लिया 2,50,000, ठीक है। ये उसका प्रॉफिट है, 2 साल में कमाया ये, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सर लॉस भी तो हो सकता है इसका। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, और ऑब्वियसली। 2000 जैसे एक शेयर का दाम है, तो वो अगर 1000 मतलब 2000 1500 में प्रॉफिट चला। है, 2000 प्रॉफिट है। अच्छा, दाम 2000 तो, प्रॉफिट। हाँ 2000 इज प्रॉफिट। दाम तो 3800 है और 1800 है। जब बाई किया था तब 1800 था, जब सेल किया तब 3800 है। अब अगर मतलब कोई, सर, हाँ बोलो। अगर 1800 में है तो अगर वो 1500 में भी चल जाता तो हम लोग का तो लॉस हो जाएगा फिर। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अब यही तो मार्केट एनालिसिस है, यही तो मार्केट एनालिसिस है। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एनालिसिस को फंडामेंटल बोलते हैं। इसके लिए आपको टीसीएस का बिजनेस समझना होगा, वो क्लास में जब बाद में आप लोगों को लाइव कराऊंगा तब कर लीजिएगा, ठीक है। उसको फंडामेंटल बोलते हैं सर, ठीक है। इसमें आपको कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा, तब जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक में भरोसा करके बैठ सकते हो कि भाई ये स्टॉक रहेगा और इसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो वो बढ़ेगा, ये सेंस जनरेट करने के लिए इसको वेल्थ क्रिएशन कहना बोलते हैं।
ठीक है, मनी क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये अलग पढ़ाई है। तो ये भी एक तरीका होता है मार्केट से पैसा कमाने का, और बहुत ही उम्दा तरीका होता है कमाने का, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर हम लोगों का करंट फोकस जो है, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो, बोलो बोलो। আমি বেরোচ্ছি, তুমি রেকর্ডিংটা আমাকে সেন্ড করে দিও। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আসলাম। ওকে ঠিক আছে। স্যার সৈকত দাও কদিন ধরে আসছে না, কি ব্যাপার? সৈকতের শরীরটা খারাপ আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার কন্টিনিউ। তো সবার খোঁজ চাই না। ঠিক আছে বল। ओके तो फिर आगे देखो सर, तो बेसिकली मनी क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन और ये इक्विटी मार्केट मतलब सॉरी फ्यूचर मार्केट, ये कैसे काम कर रही है। फ्यूचर मार्केट में से वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है। मतलब सस्ता में खरीदो, महंगा में बेचो, कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। वेल्थ जनरेशन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सर, ठीक है। इफ यू कॉन्ट्रास्ट दिस विद फ्यूचर मनी, फ्यूचर में मनी इज नॉट बीइंग क्रिएटेड बट मूविंग फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब समझते हो? जीरो सम मतलब एक का जीरो होगा तो एक का फायदा होगा, ठीक है, जीरो सम। ओके सर, ठीक है, इसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? कारोर पौष मास तो कारोर सर्वनाश, ऐसे एक बहुत ही फेमस बंगाली कहने मतलब कहा जाता है। मतलब ऐसे हिंदी में भी ऐसे क्या बोलते हैं मुहावरा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना तो जरूर बोलते हैं कि किसी का बुरा होता है तो किसी का अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका कोई अगर किसी को पता है तो बंगाली में ऐसे एक बहुत सुंदर मुहावरा है सर कि कारोर पौष मास तो कारोर सर्वनाश। मतलब इट्स लाइक दैट कि अगर आप गेन करोगे तो किसी का लॉस जरूर होगा, अगर आप लॉस करोगे तो किसी का गेन जरूर होगा। वो फ्यूचर मार्केट में होता है, बट वेल्थ जनरेशन कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म है, चुपचाप बैठ के पकड़े रहो, पकड़ के रहना है कि नहीं रहना है उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, तो आप पेशेंस के साथ रख पाओगे। लेकिन फ्यूचर मार्केट तो मैक्सिमम 2-3 महीना, इससे ज्यादा तो फ्यूचर मार्केट है नहीं। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, और इसी से एक्चुअली ब्रोकिंग फर्म का सबसे ज्यादा पैसा इसी से आता है, ये बात आप लोग जान लो सर। ये जो मोतीलाल ओसवाल हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, ठीक है, इनका सबसे बड़ा पैसा यहीं से आता है। कहाँ से? फ्यूचर मार्केट से। आप लोग बात समझ रहे हैं सर? ठीक है, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये भी अनदर है, बहुत ही बड़ा ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है। इनका पैसा आता है फ्यूचर मार्केट से, ठीक है। अब फ्यूचर मार्केट में इनका क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि फ्यूचर मार्केट में लोग डे टू डे ट्रेडिंग करता है, जितना ट्रेडिंग होता है उतना इनका ब्रोकर जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर एडवाइजरी सही है तो प्रॉफिट करेगा, वापस आएगा, फिर से प्रॉफिट करेगा, फिर से वापस आएगा। अब 2-4 बार प्रॉफिट के साथ एक आध बार लॉस भी होता है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक ब्रोकिंग फर्म है। तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो, जैसे जैसे क्लियर होता है, नॉलेज गैदर करते हो, इंटरव्यू क्रैक करते हो, आप लोगों के लिए अच्छा जगह है सर, ठीक है। बहुत सारा जगह है, मैं आपको सभी जगह का नाम बता दे रहा हूँ जो बड़े बड़े फार्म है, ठीक है, जहाँ पर एडवाइजरी पोस्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसी भी होता है। तो कहने का मतलब है ब्रोकिंग फार्म का फायदा तो तभी है जब वो ट्रेड कराए आपको, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो हाँ बोलो सर। आईसीआईसी डायरेक्ट जो है वो लोग क्या फ्रेशर्स को लेते हैं? हाँ लेता है, अब वो देखना पड़ता है कि उन लोगों का उस टाइम पे नीड क्या है, ठीक है। सभी सबको लेता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हर एक पर्टिकुलर सेशन में उनका नीड क्या है। जब जरूरत होता है फ्रेशर्स भी लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मोतीलाल पहले फ्रेशर्स नहीं लेता था, आजकल मोतीलाल ओसवाल बहुत फ्रेशर्स ले रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड कर रहे हैं, मैं उतना लोगों को भेज ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत मार्केट डिमांड है। अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड्स लोग हैं जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है, आप लोग बताओ उनको, इमीडिएट पोस्टिंग है मोतीलाल में, इमीडिएट फ्रेशर्स को, ठीक है। कितना स्टार्टिंग करेगा? मोटा मोटी सर 2,50,000 स्टार्टिंग देगा, ठीक है। अच्छा 2,50,000 स्टार्टिंग करेगा फ्रेशर्स के लिए जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। 2,50,000 to 3 लाख तक जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर नॉलेज अच्छा लगेगा उनको, ठीक है। तो फिर 3 लाख से भी वो लोग स्टार्ट करा सकता है एज ए फ्रेशर्स। फिर 6 मंथ्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहने से वो ऑलमोस्ट 5-5.5 मतलब 5.5 लाख में जा सकता है। बस एक बार एनुअल तो एनुअल इनकम, ऑब्वियसली एनुअल इनकम बाबू, मंथली थोड़ी ना एनुअल, ठीक है। मतलब एज ए फ्रेशर्स, मतलब फ्रेशर्स के लिए देखो सर, कभी भी किसी भी फील्ड में जाओ, फ्रेशर्स को हमेशा थोड़ा शुरू में
हाँ कम ही देता है, क्योंकि वो आपको थोड़ा चेक करेगा, आपको वो मौका दे रहा है कि अब आपको क्या आता है आप दिखाओ। ठीक है, देखो ये तो एक सिंपल एरिया है जॉब का। अगर हाँ, अगर कोई ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन लेके जा रहे हो तो ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आप साथ में सीए लेके जाते हो, सीएमए लेके जाते हो, एटलीस्ट इंटर भी लेके जाते हो, तो वही पैकेज स्टार्टिंग में ही 4, 4.5, 5 में जाता है अगर इंटर में होता है। अगर फाइनल पास करके कोई जाता है सीएस का या सीएमए का या सीए का, फाइनल पास करके जाता है, तो नो डाउट इनका पैकेज 8 लाख 10 लाख से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो वो सर एमबीए जो पास करके जाते हैं, सर एमबीए का डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह से एमबीए कर रहे हो, और आपका नॉलेज टेस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जेन्युइन बात करूंगा सर, घुमा फिरा के बात करना मेरे को नहीं आता। अगर आप आईआईएम से एमबीए करके जाते हो, ठीक है, तो नो डाउट इनका मिनिमम सर डिपेंड करता है, बट फिर भी 15 लाख 20 लाख से स्टार्टिंग कम से कम होगा, कम से कम मिनिमम, मतलब जो सबसे बेकार का स्टूडेंट होगा उनका भी 15-20 लाख से स्टार्ट हो। ठीक है, और जो सबसे उमदा है उनका करोड़ों का भी पैकेज जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, एमबीए डिपेंड करता है कि आपका मतलब किस तरह से आप एमबीए पढ़े हो और आपका नॉलेज कैसा है। ठीक है, एमबीए आजकल सर बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो एमबीए का ना समझ नहीं आता, एक्सेप्ट आईआईएम एमबीए, बाकी एमबीए का ना कोई समझ नहीं है। ठीक है, वो समझते हुए इंटरव्यू बोर्ड में आपका नॉलेज से ही पता चलेगा। आईआईएम वालों का जो है ना, जो एमबीए करते हैं उसका नॉलेज पूरा यूनिक होता है, उसका सब्जेक्ट हर साल चेंज होता है, यस, टॉपिक और सब यूनिक। लाइब्रेरी में जितना है ना बुक सब यूनिक है, वो दूसरा कहीं जगह पे मिलेगा नहीं। मिलेगा मैं नहीं। गई ठीक है, थी बैंगलोर का आईआईएम में, आईआईएम, 12th के बाद। ठीक है, आईआईएम के साथ अगर आप किसी को कंपेयर कर सकते हो तो सिर्फ सीए को कंपेयर कर सकते हो, मतलब सीए और आईआईएम में कंपटीशन होता है। ठीक है, या तो कंपनी सीए वाले को सीए लेगा। मतलब सीए जो है और सीए इंस्टीट्यूट और आईआईएम इंस्टीट्यूट, हाँ, मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट वो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के अकाउंटेंट। बारे में। ओके ओके। अगर कोई सीए पढ़ के जा रहा है या फिर कोई आईआईएम पढ़ के जा रहा है, तो इनका लेवल ऑफ जो स्टार्टिंग होता है वो नो डाउट हाई फाई होता है, बिकॉज इनके पास नॉलेज भरपूर होता है। ठीक है, बिजनेस लेवल का, और इनके पास भी बिजनेस का नॉलेज भरपूर होता है। ठीक है, they are very dynamic with management skill, और they are very dynamic with different specialized skill, जैसे टैक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, इनसे ज्यादा नॉलेज किसी का नहीं है। सिमिलरली मैनेजमेंट के बारे में और ओवरऑल इंटरनेशनल चेंजिंग के बारे में आईआईएम से नॉलेज किसी और का ज्यादा नहीं है। सो इनका अलग अलग एरिया है। ठीक है, बाकी सभी कोई ठीक है, सीएमए वाले भी अच्छा है, ठीक है, सीएस भी अच्छा है, ठीक है, दे आर नॉट गुड बैड। ठीक है, बैड तो नहीं है सर, गुड है, बट ऑब्वियसली नॉट बेस्ट करेंटली। ठीक है, सीएमए आपका सीएस दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर साथ में एनआईएसएम, तो सर वो तो एक स्टॉक मार्केट डिग्री है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बाकी डिग्री आप कहीं से भी करो फर्क नहीं पड़ता, बस सीखो दिल से और समय से सीखो। ठीक है, चलो ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैं सब बता दूंगा, क्लास करते करते बता दूंगा। अच्छा, तो आपको जीरो सम गेम समझ में आ गया ना। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूचर मार्केट में एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में फंड ट्रांसफर हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, बस उसके लिए वो चार्ट एनालिसिस रेगुलर बेसिस में, ये जो मार्केट में चल रहा है ये चार्ट को एनालाइज करना है कि भाई अगला एक हफ्ता में क्या होगा, अगला एक मंथ में क्या होगा, अगला 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा, मैक्सिमम 3 मंथ्स। इसके अंदर आपका एनालिसिस बताएगा कि ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसका स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, अगर आपका ये एनालिसिस सही हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके रख लो, बहुत पैसा है सर। ठीक है, सीरियसली मैं आपको दिखाया तो किस तरह से पैसा कमाया जाता है, आप लोगों ने देखा ना आज स्टार्टिंग से। यहाँ पर आप देखो, सिर्फ 80,000 जमा करके आपने 39,000 प्रॉफिट कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना सर बात? चलो, अरे समझ में आया कि नहीं? ये सर समझ में आ गया। सर एक बात है। नहीं नहीं सुनना है तेरा बात, बोल। ठीक है बाद में। बोल बोल। सर मैं बोल रही थी, जो मोतीलाल में है ना, हाँ, वह तो ऑटोमेटिक बाय होता है शेयर, तो हम ग्राफ देख के तो खुद नहीं बाय कर सकते हैं, तो तब क्या होगा? कौन बोला ऑटोमेटिक बाई होता है? तो वहां बाय पे तो सेल अगर बाय। प्राइस बढ़ेगा तो हम हाँ लोग को तो अब तो वो अलार्म या क्या उसको सेट करना पड़ता है ना वहाँ पे। हाँ, वो तो तुम खुद का टारगेट फिक्स करके वो सब सीख हाँ। जाओगे। वो सब टारगेट फिक्स करके स्टॉप लॉस लगा के हो जाता है, आपको सोचने का जरूरत नहीं है।
कि मतलब जब उतना तक जाएगा तुरंत ऑटोमेटिकली अपना सेल हो जाएगा। हाँ, वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। वो टारगेट फिक्स करके स्टॉप लॉस लगा के काम होता है। वो सब अभी तो वो सब टेक्निकल के क्लास में मैं सिखाऊंगा। टेक्निकल के क्लास में मैं उस तरह से टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ये सब मैं टेक्निकल में डिटेल्स में समझाता हूँ। और जो बेसिक में आप लोगों को शेयर करूंगा, मैं बेसिक में भी उसका बात करता हूँ। बेसिक में बेसिक लेवल में बात करता हूँ। टेक्निकल पे जब आओगे तो वहाँ पर एकदम एडवांस लेवल में कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है और स्टॉप लॉस क्या है, इसका ईच एक एक मैटर में बात करता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल क्लास करते जाओ साथ साथ में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मैं शेयर करूंगा, आज ही कर दूंगा सर। 17-18 लेक्चर्स है बेसिक का, पूरा छान मार लेना। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 17-20 घंटा का क्लास होगा टोटल। ठीक है, डेली अगर 1 घंटा करके भी करोगे तो 20-25 दिन में हो जाएगा। ठीक है सर। सर यहाँ पर पीएल को देख लेते हैं एक बार कि पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। सर अगर आप यहाँ पर हम लोगों ने बाई तो किया था 2362 पे, तो आप प्रॉफिट चार्ट एक बार देख लो। जस्ट लुक एट हियर कि जब शेयर का दाम 2160 है, 2200 है, तो इस एरिया में तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रॉफिट का मुंह देखते जाओ, है ना। एक यहाँ पर 300 लॉस से 300 का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर शेयर नीचे आएगा तो लॉस खाओगे, शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट करोगे। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं सर। अगर हम लोग पहले से परसेप्शन बना लेंगे कि टफ है, तो दुनिया का हर चीज टफ है। लेकिन अगर समझने का इच्छा रखेंगे तो रॉकेट साइंस भी टफ नहीं है। As you can see, any price above the buy price 2362 result in a profit and any price below the buy price result in a loss. 2362 से ऊपर कुछ भी है तो प्रॉफिट है, 2362 से नीचे जो भी है लॉस। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिंस द ट्रेड इन्वॉल्व परचेसिंग 2 लॉट्स ऑफ फ्यूचर, क्योंकि हम लोगों ने 250 शेयर का खरीदा था जिसमें 2 लॉट शामिल था। At one point positive movement 2362 to 2363 result is a gain of 250. Likewise and one point negative movement 2362 से 2361 आपको 250 का लॉस दे देगा, है ना। 250 शेयर है, अगर 1% प्रॉफिट होता है तो भी 250 प्रॉफिट है, अगर 1% लॉस होता है तो भी 250 का लॉस है। तो क्लियरली देयर इज अ सेंस ऑफ proportionality here. The proportionality comes from the fact that the money made by the buyer is the loss suffered by the seller. Point to be noted, sir. This is the future market. Money made by the buyer is the loss suffered by the seller. फिर से बोल रहा हूँ, बंगाली का वो मुहावरा, कारो पौष मास तो कारो सर्वनाश। ठीक है, एक का प्रॉफिट होता है तो किसी का प्रॉफिट होगा तो एक का लॉस होगा ही, गारंटी। ठीक है, यही है फ्यूचर मार्केट। ठीक है, सर ऐसा नहीं हो सकता कि ना उसका प्रॉफिट ना मेरा लॉस, ना उसका लॉस ना मेरा प्रॉफिट। वो सिर्फ स्पॉट मार्केट में ही पॉसिबल, स्पॉट मार्केट में। ठीक है, वो स्पॉट मार्केट में पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है सर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बाय सेल है। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है फ्यूचर मार्केट में दो आदमी के बीच में, वो क्या पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो डिजिटली पूरा ना? डिजिटल पूरा डिजिटल। ये पहले के क्लास में बता के रखा, देखना। ठीक है, टोटली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो बस यहाँ पर जाना है। ये देखो, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं टीसीएस का जून जुलाई फ्यूचर परचेस करूं तो यहाँ पर अभी का भी हो जाएगा। ये देखो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 150 क्वांटिटी है। ठीक है, कितना बताया जा रहा है? अब इसको 150 करके 3350 का दाम चल रहा है, तो 150 इंटू 3350 जितना होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। यहाँ पर मेरे को मार्जिन रिक्वायर्ड बता दिया। ठीक है, ये देखो सर, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का जगह है। ये सब आपको आगे आगे सिखा जाएगा टेक्निकल के क्लास में, और बेसिक में भी हल्का हल्का है। ठीक है, मेनली सिखा जाता है टेक्निकल पे। तो स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट फिक्स करो, ठीक है, बाय कर लो। ठीक है सर, कि मेरा अगर 3350 अगर मेरा आ रहा है एक शेयर का दाम है, अगर ये 4000 भी अगर जाता है तो मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से टारगेट फिक्स करके भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। या फिर अगर आप रेगुलर ट्रैक करके खुद से सेल करोगे वो भी कर सकते हो। बैठे रहो कंप्यूटर के सामने, टारगेट मत फिक्स करो, बैठे रहो, जैसे जैसे वो मार्केट मूव होगा आप बेच देना, क्योंकि मार्केट तो आपको दिखाई देगा ना। और जैसे ये बाई होगा ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये ब्रोकर का काम है,
ये ब्रोकर का काम है, ज़ीरोधा का काम है, मोतीलाल का काम है, HDFC का काम है, आपको सेलर ढूंढ के देगा। और जब आप सेल करोगे तो तब उसका काम है बायर ढूंढ के देना। इसको मैं সেল में कर देता हूं तो সেল हो जाएगा। স্যার দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে যে যখন সেল বা বাই করব আমরা এখন সাধারণ কাস্টমার আমাদেরকে ওই কোম্পানিগুলো আমাদেরকে খুঁজে দেবে, যেমন মতিলাল অসওয়াল, এইচডিএফসি। ঠিক আছে, আমি যখন ওই কোম্পানির আন্ডারে কাজ করব তখন আমি খুঁজে দেবো অন্য কাস্টমারদের বা যাদের নিড আছে বায়ার বা সেলার, তাই তো? তখন ওটা আমার কাজ হবে। হ্যাঁ, তখন ওটা তোমার কাজ হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার, जब एज एन इंडिविजुअल करोगे तो तुम्हारा काम है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में खुद से देखो। जब जो कोई क्लाइंट आपको फोन करके काम करेगा ना, उसको प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं आता है या फिर उसके पास टाइम नहीं है कि वो कंप्यूटर के बैठे बैठे सामने ट्रेड करे। दे आर वेरी रिच, दे हैव लॉट्स ऑफ अदर वर्क, तो उनको उतना टाइम नहीं है कि वो बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने बैठे रहे और ट्रेड करे। इसीलिए वो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेगा, आपको कॉल करेगा, आपको कॉल करके ट्रेड करेगा, आप उनके बिहाफ में उनके अकाउंट को आप टैकल करोगे। ओके, सिंपल बात है, ठीक है। सिर्फ इक्विटी नहीं है तो आगे आगे आप देखोगे इक्विटी है, जैसे म्यूचुअल फंड का क्लास मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें करेंसी है, ठीक है, बहुत लोग करेंसी में काम करता है। आईपीओ आप लोग मेरा बेसिक का क्लास करो, आपको आईपीओ भी समझ में आ जाए। और सर যেটা এখন করছি আমরা ওটা তো মিউচুয়াল ফান্ডস দি। नहीं, मार खाएगा। हम लोग अभी कर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी, ओके ओके, मतलब इक्विटी सीखने से इक्विटी पे काम होगा। और सर टेक्निकलটা শিখলে ওটা কিসের কাজ হয়? दैट इज आल्सो इक्विटी, टेक्निकल इक्विटी मतलब ये मार्केट अप एंड डाउन को सिखाते हैं। और म्यूचुअल फंडটা কি? म्यूचुअल फंड গুলো কাজে লাগে না? म्यूचुअल फंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वो एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस का है, ठीक है। वो जब म्यूचुअल फंड करेगा तब बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। देखो सर, मैं नाम गिनाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी अभी सब सीखना है, ठीक है, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि आपको बता दूं कि मार्केट में कितना सारा प्रोडक्ट है, इसका एक आइडिया आपको लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा म्यूचुअल फंड का क्लास सैटरडे सर अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। हाँ बोलो सर। আরেকটা ডাউট আছে। क्या बोलो? হচ্ছে আমি যখন ট্রেড বা ডিমেট অ্যাকাউন্ট ওপেনিং করব বা এইচডিএফসি ধরুন করলাম আমি, ঠিক আছে, তাহলে কি আমি শেয়ার কেনা বেচা করতে পারবো? না, আমি বলছি মতিলাল অসওয়াল একটা জিনিস আর এইচডিএফসি একটা জিনিস, একই ডিমেট অ্যাকাউন্ট কোথায় ওপেন করতে পারবো? ব্যাংক আলাদা আর ওইসব প্ল্যাটফর্ম আলাদা তো? हाँ, बैंक अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है, बैंक अलग है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ ओपन करने से अच्छा रहेगा, मैं बता दूंगा। ओके ओके सर। हाँ बोलो सर। सर जो बैंक होता है और ये जो डायरेक्ट कंपनीज होता है जैसे ये शेयर वगैरह का, इक्विटी का, ये दोनों का डिफरेंस है क्या? बहुत डिफरेंस है सर, दोनों टोटली अलग लेवल, अलग डिपार्टमेंट है, कोई इनके साथ एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक में भी काम करता है, ठीक है, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज में भी काम करता है, तो एचडीएफसी सिक्योरिटी अलग कंपनी है, एचडीएफसी बैंक अलग कंपनी है। तो सर ये सब कम, जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट में अगर हम एडवाइजरी का काम करते हैं तो क्या टारगेट देता है क्या? हाँ, टारगेट तो होगा, ऑब्वियसली टारगेट तो होगा। एक फिक्स सैलरी होता है, उसके बाद टारगेट बेसिस में इंसेंटिव सिस्टम रहता है, टारगेट तो रहेगा ही सर, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में तो आपको टारगेट फिक्स करके क्लाइंट बेस बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक सर्टेन लेवल में आप आपका, देखो भाई दुनिया में एक सरकारी लेवल में एम्प्लॉय छोड़ के, ठीक है, बाकी दुनिया का हर एक काम में टारगेट होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे कंपनी में पोस्ट बढ़ाओगे, आपको कंपनी के लिए क्लाइंट ढूंढना होगा। आज अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को देखते हो, इनको भी तो क्लाइंट ही हैंडल करना होता है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन करोगे तो क्लाइंट तो आपको टैकल करना ही होगा, और आपको टारगेट तो दिया ही जाएगा कि भाई आप लोगों को अकाउंट ओपन करवाओ, आप लोगों को एडवाइस करके शेयर में लाओ, क्योंकि यू हैव टू गिव बिजनेस टू द कंपनी, है ना। आपको कंपनी को बिजनेस जनरेट करना है। अब जैसे जैसे बिजनेस जनरेट करके दोगे, कंपनी आपको, मैं बोला ना आपको, कंपनी आपको सर पे उठा के रखेगा। मार्केटिंग बेसिकली सिंपल बात है, फाइनेंस का नॉलेज है, साथ में मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग हर फील्ड में है, बिना मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में कोई काम नहीं है। एक सिंपल बिजनेसमैन की तरह सोचो, क्या काम है सर, एक सिंपल बिजनेसमैन की तरह सोचो। एक बिजनेसमैन अपना दुकान खोला, सारा दिन उसको सेल करना है, काम क्या है, ताकि उसके दुकान में और लोग आए, खरीदे और जाए, सेल ही तो करना होता है उनको। मार्केटिंग के बिना और टारगेट के बिना
अब देखो, अब अगर कोई इस चीज को प्रेशर ले लेता है तो फिर वो अपना काम करे या किसी और का काम, प्रॉब्लम में तो हमेशा रहेगा, है ना। तो आप अगर खुशी खुशी कोई भी काम करते हो, आप हर फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। नॉलेज के साथ करोगे, एंजॉयमेंट के साथ करोगे तो बन जाओगे। আর স্যার কাস্টমার কি ওরাই তো দেবে আমাদেরকে, তারপর তো ওদেরকে তো আমরা বোঝাবো না, আমাদেরকে কাস্টমার খুঁজতে হবে, আমাদেরকে তাদেরকে গিয়ে বুঝিয়ে আসতে হবে, ব্যাপারটা কি? कस्टमर वो लोग देगा, उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है, ठीक है, तो उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही आपको टैकल करने होगा, ठीक है। और जब आप लोग खुद से भी कस्टमर उनको दोगे तो आपके लिए वो अलग इंसेंटिव्स होता है, मतलब क्योंकि आप कंपनी को बाहर से कस्टमर दे रहे हो और वो ट्रेड लेता है, आपके कारण कंपनी को बिजनेस होता है, तो उसके लिए कंपनी अलग से आपको पे करता है, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, उनको जब आप टैकल करोगे, उनको जब आप एडवाइस करके प्रॉफिट करवाओगे, उसके लिए भी कंपनी का इंसेंटिव सिस्टम होता है, बट वो भी एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आपको बाहर बाहर ढूंढ के कस्टमर लाने का जरूरत नहीं है। कंपनी का एग्जिस्टिंग बोर्ड में जो कस्टमर्स है उन्हीं को एडवाइस देके काम करवाओ, उन्हीं को प्रॉफिट करवाओ, ठीक है, वही आपका मेन। ठीक है सर, फिर ये रहा सिंपल बात, है ना, कि पे ऑफ क्या होता है, एक से दूसरे के पास वो सेटलमेंट हो जाता है, सिंपल। तो प्रोपोर्शनेट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द मनी मेड बाय बायर इज लॉस सफर्ड बाय द सेलर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज द पीएल इज अ स्मूथ स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड दैट द फ्यूचर आर अ लीनियर पे ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फ्यूचर जो होते हैं ये एक लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में या तो अप होगा या तो डाउन होगा या तो अप में जाएगा या तो डाउन में जाएगा, लीनियर, ठीक है। तो इन सिंपल ये फ्यूचर पे ऑफ था। तो प्लीज टेल मी सर कि आपको लेवरेज और पे ऑफ समझ में आया, क्या होता है मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, इतना समझ में आ गया सर? হ্যাঁ স্যার, শুধু পেয়েবেলে কি ওই একজনের লাভ হলে আরেকজনের লস হবে, সিম্পল ম্যাটার। सिंपल मैटर। अब इसको जो सेटलमेंट होता है, ये सेटलमेंट आपको ज्यादा चिंता इसलिए नहीं करना है बिकॉज वो ब्रोकर का काम है और एक्सचेंज का काम, ठीक है। ব্রোকার के पास जितना लोग बाइक ওকে স্যার, বাট চিন্তা তো আমাদেরকে করতে হবে, কারণ আমরা যদি প্র্যাকটিসের জন্য যদিও বা করি, করতে তো হবে। नहीं 2 মাস चिंता आपको उस बात का करना है, चिंता आपको उस बात का करना है कि पूरा सेटलमेंट होता कैसे है। आपका मेन फोकस एरिया होना चाहिए एनालिसिस पे, ठीक है। आपका मेन फोकस एरिया होना चाहिए एनालिसिस पे, ठीक है, कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोग देखते हैं, तो अगर आप लोग धीरे धीरे खुद को एक एडवाइजर के तौर पे बिल्डअप करना चाहते हो, आप देखिएगा इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, इस तरह का जो बड़े बड़े कमर्शियल न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं और अपना ओपिनियन देके जाते हैं, ठीक है। तो ये ओपिनियन कॉलमिस्ट के तौर पे रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आता है, ठीक है। तो वो जो मार्केट में रेगुलर बेसिस में उनको बुलाया जाता है कि भाई आओ बताओ, ठीक है, कि क्या जाएगा मार्केट, ठीक है, एक्सपर्ट व्यूज देख रहे सर। देयर आर लॉट्स ऑफ फेमस एक्सपर्ट जो मोतीलाल में हैं, कोई आईसीआईसीआई में हैं, ठीक है, सभी बड़े बड़े ब्रांड का ही एनालिस्ट है। वो एक टाइम पे ऐसे ही एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो मार्केट में लीडर जैसे, मतलब उनका बात सुनने के लिए सभी कोई आते हैं, ठीक है। ये देखो सर, ये कैपिटल माइंड बोल के एक कंपनी का फाउंडर है, मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है। ये देखो, आई वुड रादर फोकस ऑन एन आईसीआईसीआई एंड कोटक राइट नाउ रादर देन गो डाउन द एचडीएफसी, मतलब ये इनका अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। तो ये सब ओपिनियन आप इकोनॉमिक लाइंस फॉलो करोगे ना, आपको दिखेगा। तो ओपिनियन से आप अपना एक परसेप्शन फॉर्म कर सकते हो कि एनालिस्ट किस तरह से बात कर रहा है। तो आपका फ्यूचर आप इस तरह से अपने आप को अगर जैसे बनाओगे ना, अगला 4-5 साल में आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो सर, ठीक है। आप ऐसे एनालिस्ट बन जाना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो इसीलिए आपको एनालिसिस पे ध्यान देना है, बेसिक काम भी सीखना है, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे हो, अभी आपको मार्केट समझना होगा, मार्केट में काम कैसे होते समझना होगा। फिर धीरे धीरे आप जैसे मार्केट नॉलेज गैदर कर लोगे ना, और आपका अनुभव जैसे बढ़ता जाएगा, ये देखो जितेन परमार, अरुण कैपिटल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड का कंपनीज है, वो अपना अपना ओपिनियन देता है, और जो दुनिया पढ़ता है, जानने का कोशिश करता है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ। सर बोलो सर। जैसे कल हम सोच रहे थे आईआरसीटीसी का जो शेयर है, ठीक है,
जैसे अभी के टाइम में उसका शेयर का दाम बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो अभी समर वेकेशन है, तो अभी उसका सेलिंग ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से भी तो हम लोग अज्यूम कर ही सकते हैं ना। हाँ, ये वन ऑफ द पैरामीटर ऑब्वियसली, ठीक है, तो वन ऑफ फिर द तो गिरेगा पैरामीटर। ही गिरेगा, क्योंकि सर समर वेकेशन खत्म हो जाएगा, फिर जुलाई के बाद थोड़ा सा गिरने का चांस है। हाँ, आप इस तरह से सोच सकते हो, ये वन ऑफ द परसेप्शन है, ठीक है, साइड बाय कल साइड। मतलब और सर हम ऐसे ही मतलब सोच रहे थे कि वैकेशन फिर ट्रेन को कनेक्ट किए, फिर आईआरसीटीसी को कनेक्ट कर रहे थे, फिर सोच रहे थे कि वो शेयर का दाम दुर्गा पूजा का टाइम बढ़ सकता है, क्योंकि सब लोग फिर बाहर जाता है, हाँ तो ये हाँ, सब वही जेन्युइन, मतलब। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ऐसे ऐसे रीजन होता है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे आप आईआरसीटीसी में बात किए, कोरोना के टाइम पे आईआरसीटीसी का पूरा ट्रेन बंद हो गया था, है ना, हाँ पूरा उसका बंद हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ, धीरे धीरे ट्रेन चालू हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग आईआरसीटीसी परचेस करके रखा था, ठीक है, मेरा भी था, मैंने भी सेल करके निकल गया, ठीक है। तो क्या है सर, सिंपल है कि अगर आप आईआरसीटीसी का चार्ट को ही देखते हो, देखो सर, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। ये देखो सर, ये मैं आपको मंथली हिसाब से दिखाता हूँ, आपने जैसा बोला वैसे ही एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक, जैसा एनालिसिस आपने दिया वैसा ही एनालिसिस दे रहा हूँ। ये देखो सर, ये 2020 के टाइम का है, जब मार्केट पूरा, आईआरसीटीसी पूरा डाउन में था। देखो सर, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट लाइक 200 समथिंग, हाँ, है ना, 100 200 मतलब 200 के आसपास, मतलब 200 के नीचे ही था, 170 80 ऐसा हाँ। सब, है ना। अब ये देखो सर, ये करंट पीरियड है, ठीक है, इसी पीरियड में मैक्सिमम ने सेल किया, ठीक है। ये देखो सर, प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके अभी क्या, अभी ये डाउन क्यों हो गया, बिकॉज बहुत लोगों को, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया इतने दिनों में, 2 साल में, वो लोग शेयर छोड़ के निकल निकल गए। गए। हाँ, वही रीजन है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में जा रहा है, और ठीक सर है। जैसा हम सोचे वो भी तो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर ही गए ना। नहीं नहीं, वही सर, वो भी कनेक्ट करेगा, जैसे ये थोड़ा और डाउन हो जाए अगर किसी कारण से, ठीक है, आप जैसे आपने बोला, और फिर से अगर आईआरसीटीसी के बिजनेस में फिर से दम दिखना चालू हो जाए, तो ये मार्केट फिर से अप होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा अप होने का चांसेस अभी बहुत कम है, कम ये है। तो, हाँ, बिकॉज वो कोरोना के कारण जिस तरह से मार्केट गिरा था, कोविड के कारण से, उसके कारण एक था, और दूसरा उसके बाद ट्रेन पूरा बंद हो गया था, उसके बाद जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने का बाद चालू हुआ, ठीक है, तो ये परसेप्शन एकदम सही है कि मार्केट इसके आगे बढ़ने वाला है। सर आईआरसीटीसी एक कौन सा टाइप का कंपनी है, सर, किस ये काम का इंडियन बिजनेस ट्रेन। करते इंडियन रेलवे इंडियन हैं? रेलवे ओके है सर, हमारे देश में जो ओके। रेल का मैनेजमेंट करता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये पूरा काम देखने वाला कंपनी है ओ आईआरसीटीसी। कैटरिंग का काम दिखने वाला है ये कैटरिंग डिपार्टमेंट। सब कुछ, टिकट बुकिंग से लेके कैटरिंग, एवरीथिंग, मोनोपोली ओके, बिजनेस है। मतलब सॉफ्टवेयर भी मैनेज करता होगा क्या? हाँ, सब कुछ करता है, आईआरसीटीसी के अंडर सॉफ्टवेयर भी है, जो जो आप लोग ट्रेन का ओके टिकट नहीं काटते सर, आईआरसीटीसी का ट्रेन का टिकट नहीं यस। बुक किए कभी, है ना, तो वो टिकट बुकिंग से लेके एवरीथिंग, मतलब तो सब ओवरऑल सारा ट्रेन का हेड ये है। यही है, ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है इसका, इसका कोई हाँ सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक ठीक है। है। ओके अगर कोई आज की डेट में भी आईआरसीटीसी परचेस करके रख लेता है, और 3 साल 4 साल बाद भी अगर इसको रखने का कोशिश करता है, तो आईआरसीटीसी बहुत आगे जाएगा, बिकॉज ये मोनोपोली है, और इसका बिजनेस नो डाउट आगे जाएगा। अभी इसका दाम 691 है। हाँ, थोड़ा मेरे हिसाब से अगर थोड़ा 350 400 के आसपास कोई परचेस करता है तो बढ़िया रहेगा, बड़ा ठीक है। है, मतलब ऐसा वेट करे, मार्केट जब क्रैश करता है ना, तो वो एक्चुअली मार्केट जब गिरता है वही है मार्केट में बाई का टाइम, सर ठीक है। मार्केट क्रैश करता है इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा हो जाता है? नहीं नहीं, क्रैश मतलब झगड़ा नहीं सर, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, जैसे 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 कोरोना के कारण मार्केट क्रैश किया था, ठीक है, हाँ। जैसे रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे मार्केट को दुनिया भर में नेगेटिविटी के कारण मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाएगा, खाने का लालच पड़ जाएगा, ये एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और ऐसा हुआ भी है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मैटर जैसे ही नेगेटिव साउंड करता है लोगों के माइंड में, सब शेयर बेच के निकलना का काम करता है, और ऑटोमेटिकली शेयर गिर के नीचे आ जाता है, हाँ। समझ में आ रहा है। तो ये मार्केट उस टाइम पे क्रैश कर जाता है, जैसे अगर आप देखोगे लास्ट, अगर मैं आपको निफ्टी देखो, आप ये देखो सर, ये 2022 में ही अगर आप देखोगे, बीच बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाया, ठीक है, ये देखो 2020 के टाइम, यहाँ पर ये कोरोना मेनली, ये जो सबसे बड़ा घाई दिख रहा है ये कोरोना के कारण ही दिख रहा है, और रिसेंट ट्रेंड में मंथली बेसिस में, ये देखो, ये तो वीकली बेसिस में दिखाया जा रहा है, बट ये जो बीच बीच में जब 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 प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये देखो 2022 के जब
वर्क क्रिएट हुआ था, देखो गिरा था ना, ठीक है। तो ये वो सब रीजन होता है कि मार्केट एकदम नीचे गिर के 15,000 में आ गया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली वही सब रीजन होता है कि जब लोगों को लगता है कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम करेगा, इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मार्केट गिरता है, ठीक है। तो वो मार्केट उस टाइम पे क्रैश करता है, ये इंटरनेशनल मैटर में इसको इफेक्ट करता है। और भी बहुत सारा रीजन है, ये वन ऑफ द रीजन है। जैसे रिसेंटली जो मार्केट फॉल किया, ठीक है, उसके पीछे भी एक रीजन है कि यूएस में हमारा जो डॉलर का वैल्यू है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, उसके कारण हमारे यहाँ पर भी मतलब प्राइस और यूएस डॉलर का जो भाव का डिफरेंस है उसमें काफी अंतर आ रहा है। तो इसके कारण इंडियन मार्केट में भी उसको देखने को मिला। तो ये सब सर इकोनॉमिक पैरामीटर हैं, आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करो, आपको वहां पर भी बहुत सारा चीज मैं बता के रखा हूँ, ठीक है। मार्केट अप डाउन होने का बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है सर। तो सर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर से मार्जिन एंड एमटीएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर पहले का वो 2 वीडियो आज भेज देंगे। पहले का कौन सा टॉपिक का, इक्विटी का या टेक्निकल का? का? इक्विटी का, अच्छा ठीक है। नहीं भेजा क्या? नहीं सर, टेक्निकल का भी नहीं भेजे हैं, टेक्निकल का एक ही आया है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, भेज देंगे आज, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ प्रिया बोल, क्या बोल रहा था? सर आज वाला भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा।